नमस्कार सभी को। आपने बहुत बेहतर यह उपक्रम शुरू किया है और सर्वप्रथम मैं खुद धन्यवाद देना चाहूँगा आचार्य परमेश शर्मा जी को, जिन्होंने बहुत ही व्यवस्थित रूप से और हम सबको एक जगह एक स्टेज पर लाने का प्रयास किया है। और बहुत ज़्यादा भूमिका हमें नहीं बनानी है इस संदर्भ में। आप पहले से परिचित हैं कि आप एनटीए द्वारा प्रायोजित ये प्रथम प्रश्न पत्र के विषय में, जो एनटीए का नेट का परीक्षा इसके प्रथम प्रश्न पत्र के विषय में परिचर्चा कर रहे हैं। और अलग अलग विश्वविद्यालयों के अलग अलग विद्वानों ने आपके साथ समय समय पर अलग अलग अन्वितियों पर परिचर्चा किया है। और जैसा कि हमें निर्देश दिया गया है परमेश जी के द्वारा कि हमें अंतिम अन्विति जो है उच्च शिक्षा, ये स्लाइड यहाँ से हट गई है, आप चाहें उसको रखते तो हमें हेल्प मिलता। तो ये जो अंतिम अन्विति है उच्च शिक्षा व्यवस्था, यहाँ से हमें परिचर्चा प्रारंभ करनी है आपके साथ। उच्च शिक्षा व्यवस्था की जब हम परिचर्चा करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो पहले यह समझ में नहीं आता है कि आखिर कहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आप देखे होंगे विगत वर्षों के कई प्रश्न पत्रों को, बीच बीच में कभी आपसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना पूछ दिया होगा या इसकी कार्यशैली, कभी एनसीटी का फुल फॉर्म पूछ दिया होगा, कभी आपसे अलग किसी शिक्षा आयोगों के विषय में चर्चा कर लिया होगा। तो कहने का यह मतलब है कि निश्चित इन्होंने निर्धारित सिर्फ इतना ही नहीं किया है कि इन बिंदुओं से प्रश्न पूछा जाए। फिर हमने सोचा कि अभी हमारे पास समय भी है और मैं स्वयं अपने YouTube चैनल पर एक पूरी श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये एनटीए के द्वारा सभी अन्वितियों को लेकर के। और उसमें अब तक 30-35 व्याख्यान उपलब्ध हैं। बाद में परमेश शर्मा जी आपको लिंक भेज देंगे, आप वहाँ से विस्तृत रूप से देख भी सकते हैं। और उसी श्रृंखला में हम इसको भी ले आते। अच्छा है, पहले हम आज ही जुड़ गए हैं आपके साथ। और इसमें उच्च शिक्षा व्यवस्था को हमने दो भागों में बांटने का प्रयास किया है। पहला तो स्वतंत्रता से पूर्व की क्या स्थिति रही उच्च शिक्षा की, और स्वतंत्रता के बाद की क्या चल रही। तो देखिए, जो स्वतंत्रता से पूर्व की स्थिति रही है वह चूंकि हमारे पाठ्यक्रम में हमेशा निर्धारित और प्रश्न कम आए हैं, इसलिए हम उसको बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ेंगे और फिर जो निर्धारित बिंदु हैं उसके विषय में परिचर्चा करेंगे। सबसे पहले एक प्रश्न उठता है कि हमारे यहाँ उच्च शिक्षा व्यवस्था से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये उच्च शिक्षा व्यवस्था है क्या, उच्च शिक्षा से आशय क्या है। यहाँ हमने एक बिंदु रखा, आपको दिखाई दे रहा होगा। उच्च शिक्षा का अर्थ है सामान्य रूप से सबको दी जाने वाली शिक्षा से ऊपर की शिक्षा या विशेष शिक्षा, या विषय विशेष में विशद या सूक्ष्म शिक्षा। अब यहाँ पर ये तीन पंक्तियाँ बहुत कुछ चीज़ें कह रही हैं। एक तो सामान्य रूप से सबको दी जाने वाली शिक्षा क्या है। तो देखिए, एक तो शिक्षा का अधिकार है, कानून है, आप जानते होंगे। इस शिक्षा के अधिकार के कानून के तहत 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के सभी लोगों को सामान्य शिक्षा दी जानी है। दूसरा है इससे ऊपर की शिक्षा और विशेष विषय या विषयों में विशेष या विशद सूक्ष्म शिक्षा इत्यादि। यहाँ से ऊपर एक ब्रिज कोर्स होता है। सामान्य शिक्षा जो हो गई 14 वर्ष तक की, अमूमन 10वीं तक की शिक्षा इसमें आ जाती है। फिर एक ब्रिज कोर्स होता है। ब्रिज कोर्स को कहीं इंटरमीडिएट कहते हैं, कहीं इसको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, कहीं उच्चतर माध्यमिक कहा जाता है। और ये जिस समूह में हमें आगे विशेष शिक्षा ग्रहण करना है उस समूह के एक योजक के तौर पर होता है। जैसे अगर कला वर्ग में हमें उच्च शिक्षा लेनी है, 10वीं तक हमने सब कुछ पढ़ा, तो हम अगर कला वर्ग से संबंधित विषयों को आधार बना करके और उच्चतर माध्यमिक में पढ़ेंगे, या फिर हमें अगर विज्ञान वर्ग में जाना है तो उसको आधार बना करके इस ब्रिज कोर्स में उच्चतर माध्यमिक में पढ़ेंगे, और अलग अलग समूह में अगर कॉमर्स में जाना है तो उससे संबंधित। यहाँ से ऊपर ये ब्रिज कोर्स है। ब्रिज कोर्स अर्थात अब तक आप 10वीं तक सभी विषयों को पढ़ रहे थे, आगे उच्च शिक्षा, ये जो विशेष शिक्षा है, विशद ज्ञान जिसका आपको प्राप्त करना है या सूक्ष्म ज्ञान जिस चीज़ में अर्जित करना है, उस शिक्षा से जोड़ने के लिए एक ब्रिज के रूप में, एक सेतु पाठ्यक्रम के रूप में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा आ गई। उसके बाद से अब जब आप उच्च शिक्षा में जाते हैं और विशेष शिक्षा क्या है, तो सामान्यतः आपने स्नातक और स्नातक में प्रतिष्ठा 2 शब्द सुना होगा। स्नातक बीए, बीकॉम
या बीएससी जो कुछ भी आप कर लीजिए, और दूसरा आपने बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, शास्त्री ऑनर्स, शास्त्री, ये 4 ही उपाधियां आपने सुनी होंगी। अब विशेष शिक्षा और विशेष, इसमें संभवतः आप अंतर जानते होंगे, फिर भी अत्यंत संक्षिप्त में हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, स्नातक क्या होता है? जब हम किन्हीं 2-3 विषयों को, जिनको हम उच्चतर माध्यमिक स्तर पर अध्ययन किए थे, उन्हीं में से कोई विषय लेकर के 2-3 विषयों का 3 वर्षों तक विशेष अध्ययन करते हैं। और सामान्यतः भारतीय जो परीक्षा प्रणाली है, इस परीक्षा प्रणाली के तहत इन दोनों तीनों विषयों में जब हमें 2-2 पेपर की परीक्षा देनी होती है, और तीनों वर्ष ये रहता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ष, तो ऐसे परीक्षा, स्नातक की शिक्षा को पास कोर्स कहते हैं या सामान्य स्नातक कहते हैं। अब स्नातक प्रतिष्ठा क्या है या ऑनर्स क्या है? तो जब ये जो 3 विषय थे, इन 3 विषयों में से किन्हीं 2 विषयों को 2 वर्ष तक पढ़ते हैं, और एक कोई विषय जिसमें आपका प्रदर्शन बेहतर हो या फिर आपकी अभिरुचि बेहतर हो, तो विशेष रूप से आप उसमें अध्ययन करना चाह रहे हो, तो अंतिम वर्ष में जितने 6 पेपर होंगे, वो सभी के सभी 6 पेपर उसी तीसरे विषय से होंगे। तो ऐसी जो शिक्षा प्रणाली है, उसको हम स्नातक ऑनर्स कहते हैं, बीए ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स इत्यादि। तो यहाँ उच्च शिक्षा से हम किसका ग्रहण कर रहे हैं? एक सामान्य शिक्षा जो सबको दी जाने वाली थी 10वीं तक की, वह शिक्षा नहीं। एक जो ब्रिज कोर्स था उच्चतर माध्यमिक स्तर का, जो हमें उच्च शिक्षा से जोड़ने वाला था, उसका नहीं, अपितु इन दोनों से अतिरिक्त स्नातक स्तर की शिक्षा और उससे ऊपर की शिक्षा। देखिए, जब व्यवस्था बनानी थी, स्नातक ऑनर्स क्यों किया गया और स्नातक क्यों किया गया, तो जब किसी को विषय विशेषज्ञता हासिल करनी होती थी, ऐसी परिस्थिति में ऑनर्स कराया जाता था। ऑनर्स कराने के बाद 1 वर्ष में मास्टर डिग्री दे दी जाती थी। यह बहुत देर तक चला नहीं चल पाने के कारण क्या हुआ, बाद में ऑनर्स को एक सामान्यीकरण हो गया ऑनर्स का, और सभी जगह ऑनर्स की उपाधि दी जाने लगी, और ये जो एमए की उपाधि थी उसके बाद भी 2 वर्ष की होने लगी। तो यहाँ पर हम उच्च शिक्षा से किसका ग्रहण कर रहे हैं? सामान्य स्नातक, स्नातकोत्तर या उससे ऊपर की शिक्षा, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। यह शिक्षा के उस स्तर का नाम है जो विश्वविद्यालयों, व्यावसायिक विश्वविद्यालयों, कम्युनिटी महाविद्यालयों और लिबरल आर्ट कॉलेज और प्रौद्योगिकी संस्थानों आदि के द्वारा दी जाती है। इनमें आप फर्क समझ रहे होंगे। विश्वविद्यालय क्या है आप जानते हैं। व्यावसायिक विश्वविद्यालय वो हैं जो किसी व्यवसाय विशेष को आधारित करके संपूर्ण विश्वविद्यालयी शिक्षा को देते हैं। जैसे जितने भी चिकित्सा महाविद्यालय, एम्स आपने नाम सुना हो, तो चिकित्सा व्यवसाय को अपनाने वाले सभी पाठ्यक्रम उसके अंतर्गत संचालित हो रहे हैं, वो एक व्यावसायिक विश्वविद्यालय है। उसी प्रकार प्रबंधकीय विश्वविद्यालय होते हैं, या फिर आप जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय, वो हैं। फिर कम्युनिटी महाविद्यालय क्या होते हैं? कम्युनिटी अर्थात किसी विशेष समूह के लिए जिस विश्वविद्यालय का गठन किया गया हो, जो स्कूल्स आधारित हों। बिजनेस स्कूल होते हैं, आप जानते हो, बिजनेस स्कूल के बाद लॉ स्कूल होते हैं, ये सब कम्युनिटी महाविद्यालय। फिर लिबरल आर्ट कॉलेज जो विशेष प्रशिक्षण और कार्यक्रम को संयोजित करने के लिए होते हैं, और प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब इंजीनियरिंग कॉलेज, अभियांत्रिकी संस्थान आदि के द्वारा विशेष शिक्षा दी जाती है इन उच्च महाविद्यालयों में या उच्च शिक्षा केंद्रों में। इन्हीं का हम ग्रहण उच्च शिक्षा केंद्र से कर रहे हैं। फिर प्राथमिक माध्यमिक के बाद यह शिक्षा तृतीय स्तर की है, स्पष्ट हो गया। और प्रायः यह ऐच्छिक है, नॉन कंपल्सरी है। हमने पहले जिक्र किया कि शिक्षा के अधिकार के तहत इसका ग्रहण नहीं हो रहा है। इसके अंतर्गत स्नातक, परास्नातक और व्यावसायिक शिक्षा, प्रशिक्षण आदि आते हैं, और हमारी जो अनुमिति है इसमें भी इसका उल्लेख किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत मुख्यतः हम अगर देखते हैं शुरुआत भारतीय शिक्षा व्यवस्था की, तो भारत में शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत गुरुकुल पद्धति से रही है। गुरुकुल पद्धति में जो शिक्षा व्यवस्था थी वो प्रायः गुरुकुलों में हुआ करती थी। बाद में महाविहार में परिवर्तन हुआ, जैसे जैसे समय परिवर्तित हुआ तो फिर नालंदा, तक्षशिला महाविहारों को आप जानते होंगे, इनमें आया। फिर बौद्ध शिक्षा प्रणाली शुरू हुई, फिर शासन प्रणाली बदली, और भारत में यवन शासकों का काल रहा। इस काल में फिर यवन शासकों के द्वारा
जो शिक्षा व्यवस्था प्रचलित हुई उसको मुस्लिम शिक्षा के नाम से जाना जाता है। फिर परिवर्तन हुआ, परिवर्तन के बाद से आंग्ल शासकों का समय आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, और तब से शिक्षा व्यवस्था की जो उन्होंने धूरी स्थापित की, जो आधार रखा, वही आधार कमोबेश कुछ परिवर्तन के साथ आज भी भारत में विद्यमान है। तो हम यहाँ पर जो वैदिक शिक्षा है, जो बौद्धकालीन शिक्षा है, जो मुस्लिम कालीन शिक्षा है, इनका यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, यह पाठ्यक्रम में भी नहीं है। आप एक विकास क्रम के रूप में इसको जानते होंगे। अगर आपको किसी को लगता है कि इसमें भी परिचर्चा करनी है तो आप बड़े आराम से हमारे यूट्यूब चैनल को देखिएगा, उसमें श्रृंखलाबद्ध रूप से उपलब्ध है, या आप उसमें ही लिंक भेज देंगे अपने कमेंट, तो हम उसमें आपको अलग से भी बता देंगे। यहाँ पर आपके विषय में ही सीधे हम प्रवेश करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं उच्च शिक्षा से में जो भी एक्ट बने हैं, क्रियाकलाप बने हैं, इसके बारे में। ये अगली स्लाइड आ जाएगी जी। तो अब देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी 16वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक धीरे धीरे अपना पूरा वर्चस्व स्थापित कर ली। कंपनी को शासन का अधिकार मिल गया। शासन के अधिकार के बाद धीरे धीरे इन्होंने यह देखा कि भारतीय जो लोग हैं, इनके शिक्षा दीक्षा की अगर हम व्यवस्था नहीं करते हैं तो फिर हमारी भाषा को ये क्या समझेंगे और हमारे क्रियाकलाप को समझेंगे कैसे। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे भारतीय लोगों की मांग पर, और अब मुख्य उनका ध्येय था अपना संप्रेषण, अपने जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति कराने के लिए लोगों तक अपनी बात को पहुंचा पाना, और उसके लिए उनको तथाकथित उच्च शिक्षित लोगों की भी आवश्यकता हुई थी। उस क्रम में इन्होंने 1781 में बंगाल में जो तत्कालीन गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग, इन्होंने कलकत्ता मदरसा की स्थापना कराई। उस समय उनकी आवश्यकता भी थी, वहाँ के लोगों की मांग थी, मांग के आधार पर उन्होंने रख दिया। फिर उससे 10 साल के बाद सीधे 91 में बनारस में यहाँ के जो बनारस रेजिमेंट के रेजिमेंट थे बनारस राज्य के, जोनाथन डंकन, इन्होंने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। ये आपको कॉलेज स्पष्ट दिखाई नहीं, कॉलेज ही लिखा हुआ है। फिर 1800 ईस्वी में लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। ये भारत में एक व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली को स्थापित करने का प्रयास अंग्रेजी शासन पद्धति के द्वारा किया गया है। 1781, 1791 और 1800, 10-10 वर्ष का फर्क आ रहा है, आपको बड़े आराम से याद हो जाएगा। देखिए, इसको आप शासन प्रणाली के आधार पर जोड़ लीजिए, आपको स्पष्टतः ध्यान रहेगा। सिर्फ पहले कलकत्ता मदरसे की स्थापना, कलकत्ता में किन लोगों की अधिकता है जनसंख्या के आधार पर आप देखेंगे तो आपको लग जाएगा कि मदरसा हमेशा कलकत्ता में होगा। दूसरा, बनारस में आबादी के आधार पर बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना, और फिर कलकत्ता में ही, चूंकि भारत की पहले राजधानी थी, शासन का केंद्र हुआ करता था कलकत्ता, इसलिए उन्होंने अपने लोगों की शिक्षा के लिए ये फोर्ट विलियम कॉलेज की भी स्थापना कर ली। इसके बाद से अगली स्लाइड। अब जो ये 18वीं शताब्दी तक का ये समय हुआ, 18वीं शताब्दी शुरू हुई। अब एक बहुत बड़ा भारतीय शिक्षा प्रणाली में यहाँ पर एक कह सकते हैं कि भूचाल आता है, जब भारत में शिक्षा प्रणाली के व्यवस्थित करने के लिए इंग्लैंड के सरकार द्वारा और इंग्लैंड के संसद के द्वारा एक अधिनियम पारित किया जाता है। उस अधिनियम के बाद एक यहाँ पर समस्या उत्पन्न होती है। इस समस्या को प्राच्य पाश्चात्य विवाद के नाम से जाना जाता है। सामान्यतः आपने मैकाले की शिक्षा नीति शब्द से भी सुना होगा, जाना होगा। अब ये प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है, जैसे आप इसको बहुत संक्षिप्त में समझते हैं, समझ में आएगा आपको। देखिए, 1813 में, 1800 ईस्वी में एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। उसके बाद से 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने एक आज्ञा पत्र जारी किया। इस आज्ञा पत्र पर प्राच्य पाश्चात्य विवाद आरंभ हुआ। 1813 में जो आज्ञा पत्र था उसमें अलग अलग धाराएं थीं, और इसकी जो 43वीं धारा थी उस धारा को लेकर के प्राच्य पाश्चात्य विवाद आरंभ हुआ। प्राच्य पाश्चात्य बार बार शब्द है। प्राच्य से तात्पर्य है जो हम सभी हैं यार, अर्थात परंपरावादी लोग हैं, या जो पूर्व क्षेत्र में, हम बाकी उनको पाश्चात्य बोलते हैं, पश्चिमी सभ्यता के लोग बोलते हैं। तो अंग्रेज यहाँ पर पाश्चात्य से ग्रहण किए जाएंगे, और प्राच्य से आप सभी परिचित हैं, हम सभी जो परंपरागत यहाँ विद्यमान थे भारत में, वो सभी ग्रहण किए जा रहे हैं।
इसमें जो आज्ञा पत्र था 1813 का, इसका प्रत्येक 20 वर्षों में ब्रिटिश संसद में नवीनीकरण होता। नवीनीकरण अर्थात इसका संशोधन किया जाता था, देखा जाता था क्या कमियां हैं खाई हैं, उसको फिर सही किया जाता था। जो 1813 में बना था यह आज्ञा पत्र, इसमें उस समय भारतीय शिक्षा और साहित्य पर 1 लाख रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा गया। 1 लाख रुपए की भारतीय शिक्षा पर, भारतीय साहित्य पर अब 1 लाख रुपए प्रतिवर्ष खर्च किया जाएगा, ऐसा इनका लक्ष्य था। 1833 में इसको 10 लाख रुपए कर दिया गया, अर्थात 20 वर्ष के बाद, 13 के बाद 1833 में 20 लाख रुपए कर दिए। 3 चीजें सिर्फ आपको ध्यान रखनी है। एक तो 1813 में ब्रिटिश आज्ञा ये जो संसद में लागू हुआ, इसकी 43वीं धारा को लेकर विवाद हुआ। 1833 में इसका पुनरावृत्ति हुआ और नवीन संस्करण में 1 लाख से बढ़ा करके 10 लाख रुपए कर दिया गया। फिर 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल में कानूनी सदस्य बनकर आया। लॉर्ड मैकाले लिखा हुआ है, ये कुछ फॉन्ट की मिस्टेक की वजह से ऐसा दिखाई दे रहा है। 10 जून 1834 को, आपका शिक्षा में या शिक्षा इतिहास में इंटरेस्ट होगा तो आप डेट याद रखिएगा, नहीं तो मुख्य बातें ध्यान रखिए। लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल की काउंसिल में कानूनी सदस्य बन करके आया। कानूनी सदस्य क्या करता था? जो आज्ञा पत्र की धाराएं थीं, जो अनुच्छेद थे, इनकी व्याख्या करता था। उसी व्याख्या को करने के लिए बुलाया गया इसको, लॉर्ड मैकाले को। और इसने 2 फरवरी 1835 ईस्वी को लॉर्ड मैकाले ने अपना विवरण पत्र दे दिया, अर्थात पूरा वो बातचीत करके समझ करके बताया कि 2 फरवरी को रिपोर्ट दे दिया कि इस आज्ञा पत्र में जो लिखा गया है कि भारतीय शिक्षा और भारतीय साहित्य पर 1 लाख रुपए खर्च करने हैं, जो कि 1833 में 20 वर्षों के बाद 10 लाख रुपए हो गए हैं, इनको कहाँ पर खर्च किया जाएगा? अर्थात भारतीय साहित्य से क्या ग्रहण किया जाएगा, भारतीय शिक्षा से क्या ग्रहण किया जाएगा। इसमें एक लंबा प्रकरण है, आपने सुना होगा। उसने भारतीय शिक्षा की और भारतीय परंपरागत शिक्षा व्यवस्था की, जो संस्कृत और पाली प्राकृत इत्यादि हैं, या तत्काल में जो प्रचलित था यवन शासकों के द्वारा चलाया गया अरबिक फारसी जो था, उन सब का बहुत भी घोर विरोध किया और कहा कि इन पर खर्च करने के बजाय अंग्रेजी साहित्य पर खर्च किया जाना चाहिए। ये अपने रिपोर्ट में उसने लिखा था। और उसके रिपोर्ट को 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक, उस समय भारत का वो गवर्नर जनरल हुआ करता था, भारत का वायसराय था, उसने जो है उसके पक्ष में अपनी नीतियों को घोषित कर दिया। कब? 7 मार्च 1835 को। और इसी घोषणा के साथ साथ प्राच्य पाश्चात्य विवाद खत्म हो जाता है। देखिए, प्राच्य पाश्चात्य विवाद से क्या तात्पर्य था? जो 1 लाख रुपए 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के द्वारा खर्च करने के लिए निर्धारित किया गया, वो 1 लाख रुपए कहाँ पर खर्च किया जाएगा? उसमें प्राच्यवादी अर्थात जो भारतीय साहित्य, भारतीय सभ्यता, भारतीय जो ज्ञान परंपरा के समर्थक थे वो प्राच्यवादी थे, जो पाश्चात्य ज्ञान परंपरा के अंग्रेजी साहित्य के समर्थक थे वो पाश्चात्यवादी थे। इन दोनों में विवाद होता है। विवाद में मुख्य रूप से देखा जाता है कि यह धन भारतीय साहित्य अर्थात संस्कृत साहित्य, भारतीय विद्वान अर्थात संस्कृत के विद्वान, और जो भारत में यवन शासकों के द्वारा लाई गई जो शिक्षा पद्धति थी, अरबिक फारसी उस समय परिचित थी, उसका ग्रहण किया जाए, या फिर पाश्चात्य अर्थात अंग्रेजों के द्वारा लाई गई अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का ग्रहण किया जाए। इन 2 पक्षों के आधार पर जब ये विवाद हुआ तो इसको प्राच्य पाश्चात्य विवाद नाम दिया गया। और 34 में आता है लॉर्ड मैकाले, 35 में 2 फरवरी को उसने अपना रिपोर्ट दे दिया। आप एक चीज़ और ध्यान रखिए, कुछ लेखकों ने, इतिहासवेत्ताओं ने 8 फरवरी दिनांक भी लिखा है। आप कंफ्यूज नहीं होंगे, 2 फरवरी का ही डेट अधिकतर प्रामाणिक मिलता है कि मैकाले ने अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल के सामने 2 फरवरी 1835 को प्रस्तुत किया था। तो यह प्रस्तुत कर देता है, और जब प्रस्तुत कर देता है तो चूंकि वो कानूनी सदस्य है, और 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले के पक्ष में अर्थात अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में अपनी नीतियों की घोषणा कर देता है। इस नीतियों की घोषणा के साथ ही प्राच्य पाश्चात्य विवाद खत्म हो जाता है। तो हम शुरू किए थे 1781 से, अब पहुंच चुके हैं 1835 तक। इससे आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद आता है वुड का घोषणा पत्र। ये चार्ल्स वुड थे, सर की उपाधि इनको मिली थी, सर चार्ल्स वुड। ये अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार करने के लिए, मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा में भाषाई शिक्षा पर जोर देने के लिए, और 19 जुलाई 1854 को
तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखा। उस समय भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड डलहौजी, और इन्होंने एक पत्र लिखा 19 जुलाई 1854 को। और उस पत्र में यह लिखा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है तो उच्च स्तर पर किया जाए, और हमेशा प्राथमिक स्तर पर यहाँ के जो भाषा, प्रांतीय भाषा और मातृभाषा है, उन्हीं मातृभाषा में, प्रांतीय भाषा में शिक्षा दी जाए। और इस पक्ष को लेकर के जो पत्र लिखा उसी को वुड का घोषणा पत्र कहा जाता है। और इसमें किसको लिखा था पत्र? गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को लिखा था कि भारत में ऐसी शिक्षा व्यवस्था प्रचारित किया जाए जिसमें उच्च स्तर पर महिलाओं की शिक्षा पर जोर दिया जाए और उच्च स्तर पर अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया जाए, वहीं पर प्राथमिक स्तर पर प्रांतीय भाषा और मातृभाषा की शिक्षा पर जोर दिया जाए। और ये 19 जुलाई 1854 को आया था। यह सीधे पूछ देता है प्रश्न कि वुड का घोषणा पत्र कब आया था। आप ध्यान रखेंगे अधिकतम सिर्फ सत्र ये पूछा है किस सन में आया था, तो लेकिन आप आगे का भी ध्यान रखेंगे। और इसमें विशेष रूप से क्या कहा? प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, वहीं उच्च शिक्षा यानी विश्वविद्यालय शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी भाषा होनी चाहिए। और इसी पत्र को वुड का घोषणा पत्र कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद एक भारतीय शिक्षा आयोग आया था। अभी हम जो भी परिचर्चा कर रहे हैं वो स्वतंत्रता से पूर्व की कर रहे हैं, आप स्पष्ट रखिए। स्वतंत्र भारत के बाद जो भारत में जो भी आयोग आए हैं उस पर हम कोई अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम पूर्व की चर्चा कर रहे हैं। तो हंटर कमीशन इसको कहते हैं, हंटर आयोग कहते हैं, और इसका नाम था दरअसल भारतीय शिक्षा आयोग। लॉर्ड रिपन थे। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया। इसमें 20 सदस्य थे जिसमें 7 भारतीय भी थे, और सर विलियम हंटर जो है इसके नेतृत्व करता थे इस आयोग के, और इनके नेतृत्व में गठित होने के कारण ही भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है, हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या था कि शिक्षा आयोग से तात्पर्य है कि प्राथमिक, माध्यमिक, या उस समय माध्यमिक शिक्षा अलग से नहीं संबोधित की जाती थी, स्थानीय प्रांतीय भाषा के आधार पर उनकी प्राथमिक शिक्षा और आगे की अंग्रेजी शिक्षा, यही 2 प्रणालियां हुआ करती थी। तब उनका यह तो संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था पर अपना परामर्श देने के लिए, शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए क्या सुझाव हो सकते हैं, क्या परिवर्तन किया जाए, इसके लिए इस भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। और सर विलियम हंटर, ध्यान रखेंगे, इनके नेतृत्व में गठित होने के कारण इसको हंटर आयोग कहते हैं। इसका गठन 3 फरवरी 1882 को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। उसके बाद आता है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन वस्तुतः लॉर्ड कर्जन ने अपने शिक्षा, जो शिमला शिक्षा सम्मेलन था उसके परामर्श के आधार पर किया था। तो ये शिमला का जो शिक्षा सम्मेलन हुआ था वो लॉर्ड कर्जन के नेतृत्व में 1901 ईस्वी में हुआ था, और इस सम्मेलन के जो परामर्श थे उन परामर्शों के आधार पर 27 जनवरी 1902 को लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इससे पहले हंटर आयोग को हमने क्या कहा? हंटर आयोग को भारतीय शिक्षा आयोग कहा, और इसको क्या बोला? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। दोनों में मुख्य अंतर क्या है? भारतीय शिक्षा आयोग भारत में प्रचलित संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था को संबंधित अभिमत देने के लिए बनाया गया था, परामर्श देने के लिए। वहीं पर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग जो था वो विश्वविद्यालयीय शिक्षा से संबंधित परामर्श देने के लिए, विश्वविद्यालयीय शिक्षा पर कार्य करने के लिए और इसमें सुधार के लिए क्या उनके अभिमत हैं इसको जानने के लिए भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था। और 11 मार्च 1902 को लॉर्ड कर्जन ने अपनी शिक्षा नीति को, लॉर्ड कर्जन उस समय तक आया और सरकारी प्रस्ताव के रूप में उसको प्रकाशित कर दिया कि 1902 में जनवरी में लॉर्ड कर्जन ने भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया, और 11 मार्च 1902 को जो भी परामर्श प्राप्त हुए उन परामर्शों को एक शिक्षा नीति के तौर पे भारत में लागू करा दिया, प्रकाशित करा दिया। नेक्स्ट स्लाइड। हेलो सर। हाँ हेलो सर। जी बताएं सर। ये 1901 में इन्होंने प्रस्ताव रखा और 1902 में लागू कर दिया। हाँ, 1901 में नहीं, एक शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ था
शिमला शिक्षा सम्मेलन में ऐसा लोगों का परामर्श था कि एक भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाए। इस परामर्श के आधार पे तो 27 जनवरी परामर्श रखा गया था 1901 में। हाँ 1901 में परामर्श रखा गया था 1901। शिमला शिक्षा सम्मेलन हुआ था 1901 में, राइट। अच्छा अच्छा। उसमें परिचर्चा हुई थी कि भारतीय विश्वविद्यालयी शिक्षा के लिए एक आयोग बनाया जाए 1901 में, ठीक है। अब 27 जनवरी 1902 को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ, स्पष्ट। और 11 मार्च को जो इस आयोग का प्रतिवेदन था उसके आधार पर शिक्षा नीति को प्रकाशित कर दी गई, ठीक है। आपके जो कन्फ्यूजन हो रहे हैं आप एक बार नोट करके रखें, लास्ट में हम थोड़ा सा समय निकालेंगे आपके साथ परिचर्चा करने की। एक तरफा ये हो रहा है, एक बार हम अपनी बातें कह लेते हैं, आप नोट करते रहें, फिर हम आगे उसकी चर्चा कर लेंगे, आपके साथ भी विचार विमर्श करेंगे। फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, यह सैडलर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। 14 सितंबर 1917 को लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे सर माइकल सैडलर। इनकी अध्यक्षता में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया गया था और 1919 में इसने अपना प्रतिवेदन दिया। नाम से ही स्पष्ट है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग अर्थात कलकत्ता विश्वविद्यालय जो तत्काल में था उसमें क्या सुधार किया जाए, उसके विभागों को कैसे व्यवस्थित किया जाए, उसके क्रियाकलाप और कार्यशैली को कैसे उत्कृष्ट बनाया जाए, इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का निर्माण किया गया था। सर माइकल सैडलर उस समय लीड्स विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। इनके अध्यक्षता में गठित होने के कारण इसको सैडलर कमीशन 1917 से लेके 1919 तक ये था। सैडलर कमीशन 1917 से 1919 के बीच में यह नाम दिया गया और 1919 में इसने अपना प्रतिवेदन रखा था। नेक्स्ट स्लाइड। फिर एक हर्टांग समिति, हर्टांग समिति को साइमन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। 8 नवंबर 1927 को सर फिलिप हर्टांग थे, इनकी अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया था। साइमन कमीशन वस्तुतः शिक्षा व्यवस्था में तात्कालिक सुधार और शिक्षा व्यवस्था में जो अंग्रेजी साहित्य था इसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, मुख्यतः इनका ध्येय यही था। इन्होंने स्पष्टतः कहीं इस चीज़ का उल्लेख यद्यपि अपने प्रतिवेदन में नहीं किया है, लेकिन उस समय तक ये जो दशक था 20 से लेकर के 30 तक का, भारतीय लोग काफ़ी जागरूक हो गए थे और जागरूक होने के कारण धीरे धीरे यहाँ पर मांग उठना शुरू हो गया था भारतीयकरण का और भारतीयकृत प्रणाली का, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को। तो उसके बाद वो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को, साहित्य को और प्रक्रिया को, क्रियाकलाप को कैसे व्यवस्थित रख सकें, इसी के लिए स्पष्टतः यह था। और इसने जो है 11 दिसंबर 1929 को अपना प्रतिवेदन दिया। फिर एक वुड एवर्ड रिपोर्ट आता है, उसके बाद से एक समीक्षा की जाती है कि भारत में शैक्षिक स्थिति क्या है, उसी के आधारित यह रिपोर्ट होता है जिसको ये वुड एवर्ड रिपोर्ट कहा गया है। 1936 से 1937 के बीच यह आती है। फिर सार्जेंट योजना आती है 1944 में। सार्जेंट योजना दरअसल वह समय है, ये योजना लाने का उद्देश्य था कि भारत में आने वाले 40 वर्षों में अर्थात 1944 से लेकर के और 1984 तक भारत की सभी लोगों को कैसे शिक्षित कर दिया जाए। देखिए यह इसमें हम चर्चा आपसे कर ही रहे हैं कि ये जो दशक ही था उस दशक से शुरुआत हो गई थी भारतीयकरण, भारतीय शिक्षा व्यवस्था, सभी को शिक्षा का अधिकार मिले। उसी के पे फिर एक वुड एवर्ड रिपोर्ट आया था जिसमें यह देखा कि लोगों की आखिर आवश्यकताएं क्या है, मांग क्या है, कारण क्या है। फिर उसके बाद सार्जेंट योजना लागू की गई थी। इस योजना का मुख्य ध्येय था आने वाले 40 वर्षों में समस्त भारतीयों को कैसे शिक्षित कर दिया जाए, अर्थात संपूर्ण भारतीयों के शिक्षा के लक्ष्य को रखा गया, निर्धारित किया गया कि सबको शिक्षित किया जाए। तो इस प्रकार से ये देखा जाए तो क्रमशः हम वैदिक शिक्षा प्रणाली से लेकर के फिर बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली, फिर मुस्लिमकालीन शिक्षा प्रणाली और फिर अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली, और अंग्रेजों की शिक्षा प्रणाली में भी ये विविध जो आयोग और कमीशन आए, चूँकि इनमें ज़्यादातर आपके परीक्षाओं में सिर्फ नाम मात्र पूछता है या कई बार सत्र पूछ देता है किस सेशन में आए, कौन इसका अध्यक्ष था, ये चीज़ें। तो अति संक्षिप्त में हमने इस सब को इस व्याख्यान में सम्मिलित करने का प्रयास किया।
हो सकता है आपको यह भी लगे कि इसमें से प्रश्न आया है या नहीं आया है, लेकिन प्रश्न आते हैं कभी कभी। इसीलिए और आगे फिर अब स्वतंत्रता के बाद की जो स्थिति होगी शिक्षा व्यवस्था की, इसकी हम अगले व्याख्यान में फिर से परिचर्चा करेंगे। अब हम पहुंच चुके हैं 1944 तक। अब फिर आज़ादी के बाद से भारत में शिक्षा व्यवस्था कैसी रही, कौन से कमीशन आए और कैसी इसकी शिक्षा प्रणाली की व्यवस्थापन की प्रक्रिया रही, इसके विषय में अगले व्याख्यान में फिर क्रमशः परिचर्चा करेंगे। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अब जो प्रश्न हो आप रख सकते हैं, हमारे साथ परिचर्चा कर सकते हैं। और आप जिनके भी प्रश्न हो वो एक एक करके प्रश्न पूछ सकता है महोदय जी से। वैसे महोदय जी अभी हमारे पास समय है 6:30 बजे तक का। जी जी, तो आप कंटिन्यू करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी किसी छात्रों के किसी के भी कोई भी प्रश्न आ रहा हो मन में, तो वो एक एक करके अपना आप माइक परिचर्चा ये 2 सत्रों में करके वो पूछ सकते हैं। एक तरफा ही ना हो, हम ही सिर्फ ना बोलें, आपके भी इसमें आ जाए, आप पूछ सकते हैं। जी गुरु जी, बिल्कुल जी गुरु जी, मैं वही बोल रहा हूँ। जी गुरु, किसी के भी कोई प्रश्न हो तो वो अपना माइक को अनम्यूट करके प्रश्न गुरु जी से कर सकता है। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम जी। सर मुझे कोई प्रश्न नहीं है, आपने जो भी पढ़ाया वो बहुत अच्छा है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। लेकिन जो स्वतंत्रता के बाद वाला टॉपिक भी मतलब थोड़ा सा हो जाता है इसी प्रकार, तो बहुत लाभ होता है हमें। जी हम बिल्कुल ये क्रमशः कर रहे हैं। अगले व्याख्यान में शायद कल फिर अगला चर्चा करेंगे। और एक और मैं बता दूंगा अभी परमेश जी को, वो लिंक आपको भेज देंगे, और बिना लिंक के आप डॉक्टर अनूप कुमार पांडे यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो ये प्रथम प्रश्न पत्र के श्रृंखलाबद्ध सभी व्याख्यान उपलब्ध हैं, सभी अनुमितियों के, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और वैयक्तिक रूप से वहाँ पर आप अगर आपके प्रश्न है वहाँ लिख देंगे तो हम उसका भी उत्तर वहाँ एक व्याख्यान के थ्रू ही दे देंगे। और आपके इस प्रकरण में कल इसके बारे में चर्चा करेंगे, स्वतंत्रता के बाद वाले। जी धन्यवाद सर। प्रतिवेदन का मतलब बता दीजिए एक बार। जी प्रतिवेदन। हाँ, प्रतिवेदन रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। रिपोर्ट को हिंदी में प्रतिवेदन कहते हैं। ओके सर। जी सर जी। प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादी में क्या अंतर है? देखिए प्राच्य, हम अपने आप को आपने सुना होगा कि हम पश्चिमी सभ्यता के लोग कहते हैं। भारत में जो भी इस समय अव्यवस्था हो रही है पश्चिमी लोगों की देन, पश्चिमी अर्थात पश्चिम देशों से आए हुए लोग, वो लोग पाश्चात्य हैं। और हम अपने आप को पूर्वी क्षेत्र के मानते हैं, तो हम प्राच्य हैं। प्राच्य का यहाँ पर दो, एक तो पूर्वी क्षेत्र से और दूसरा हम परंपरागत, एक अपना हमारी वजूद है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, इसलिए हम प्राच्यवादी हैं। और जो बाहर से लाके थोप दी गई वो सभी पाश्चात्यवादी हैं। स्पष्ट हो रहा है? जी सर। जी, ये किसी ने लिखा है प्राच्य पाश्चात्य विवाद को थोड़ा सा और स्पष्ट कर दीजिए। आवश्यकता है अभी स्पष्ट करने की? शिव तिवारी हैं अभी भी उपलब्ध? नमस्ते सर। हाँ नमस्ते सर जो ये पाश्चात्यवादी और प्राच्यवादी आपने बहुत अच्छे से समझाया, तो इसमें सिर्फ ये है ना कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, वो हमारा प्राच्यवादी हो गई, और जो हमने बाहर से अडॉप्ट की वो हमारी पाश्चात्यवादी, मतलब जो हमने दूसरों से उधार ली तो हमारी पाश्चात्यवादी हो गई। जी, लेकिन भारत में दरअसल आपको